भूले। गंगापुर नाम के एक गांव में वरद नाम का एक किसान रहता था। उसका एक सिद्धार्थ नाम का बेटा था। सिद्धार्थ काफी पढ़ा लिखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो अपने गांव लौटा तो उसके पिता की सेहत बिगड़ चुकी थी। पिताजी, आप खेती की चिंता छोड़ दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़े लिखे को खेती नहीं करनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है बेटा, आखिर लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा है तू और तुझसे मैं मिट्टी में काम करवा रहा हूँ। हाँ बेटा, सही बात है। इस बारे में लोग क्या कहेंगे? मेरी बात मान और राजा जी की कोठरी में कोई अच्छी सी नौकरी कर ले। तूने तो इतनी पढ़ाई कर ली, तेरे लिए वहाँ सही काम रहेगा। पिताजी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। और किसने कहा कि खेती का काम छोटा काम है? किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। ऐसा नाम भला किसी और व्यापार करने वाले को मिलता भी है? इसका मतलब तूने फैसला कर लिया है कि तू यही रहकर खेती करेगा, है? जैसी तेरी मर्जी। अच्छा सुन, आज खेती में ऊपर वाले हौज से नीचे वाले हौज में पानी छोड़ना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो वहीं सीताराम होगा, उसे पूछ लेना तुम। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं तुरंत खेत पर आ जाऊंगा बेटा, तुम्हें पता तो है ना? पिताजी, मैं जानता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सीताराम चाचा से पूछ लूंगा। आप चिंता मत करना, आप बस चुपचाप घर पे बैठ के आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगर ये कह रहा है तो संभाल लेगा, वो सारा काम देखता है। और वैसे भी सीताराम भैया भी तो है ही। और इस तरह सिद्धांत गांव में रहकर खेती के काम में लग गया, साथ ही अपने माँ बाप की अच्छे से देखभाल भी करने लगा। सुनो चाचा, आप अभी घर जाओ, रात का भोजन करके ही वापस आना। आज रात खेत में हमें पानी देना है। अभी आप जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भी रात में आपके साथ ही रुकूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो बेटा, इसकी तो मुझे आदत है, मैं कर लूंगा। आप शांति से घर जाकर सो जाइए। इस खेत में होने वाले हर काम में मुझे हिस्सा लेना है। सारे काम आप पर छोड़ूंगा तो मेरे रहने का क्या फायदा, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। जैसी आपकी मर्जी बेटा, आपको देखकर बड़े साहब की बहुत याद आती है। आपकी उम्र में वो भी ऐसा ही करते थे। फिर उस रात सीताराम खेत में पानी छोड़ने के लिए चला गया। वो जब खेत के पास पहुंचा तो उसे एक सांप ने काट लिया। सीताराम अचानक से बेहोश हो गया। दूर से आ रहे सिद्धार्थ ने उसे देखा। इस बारे में सोचता हुआ आगे आने लगा। ये क्या, चाचा को अचानक क्या हो गया? अचानक गिर क्यों गए हैं? चलकर देखता हूँ। वो जल्दी से सीताराम के पास पहुंचा। बेटा, सांप ने काटा होगा, यहाँ बहुत जहरीले सांप है बेटा। कहाँ पर? यहाँ पे? हाँ, दिख गया, रुको। हाँ, अब आपको कोई खतरा नहीं है चाचा। चलिए जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। बेटा, अगर आप समय पर नहीं आते तो आज मैं अपनी जिंदगी गंवा चुका होता। ऐसा मत कहिए चाचा, आप बरसों से पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। सिद्धार्थ सीताराम को जल्दी से लेकर वैद्य के पास पहुंचा। सिद्धार्थ ने सीताराम को दवाइयाँ भी दिलवाई और वो जल्दी ठीक हो गया। तब तक फसल भी हाथ लग चुकी थी और इस बार हर साल से अच्छी फसल लगी थी। पिताजी, पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ही अच्छी फसलें निकली है और देखना दाम भी बढ़िया मिलेगा। तो क्या दाम तय हो गए हैं बेटा? फसल की कीमत कभी ज्यादा तो कभी कभी कम हो जाती है बेटा, हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अच्छे भाव आने तक हमें रुकना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ पिताजी, इसीलिए मैंने अनाज को गोदाम में रखवा दिया है। 6 महीने तक ऐसे रखेंगे तो हमारे अनाज को नए अनाज की तुलना में अच्छी कीमत मिलेगी। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया है बेटा। अनाज को गोदाम में रखवा दिया बारिश की वजह से। और इस तरह उन्होंने अनाज को गोदाम में रखवा दिया। पर 2 दिन में अचानक मौसम बदल गया। कड़कड़ाती बिजली के साथ धुआंधार वर्षा की शुरुआत हो गई। अरे, कितनी तेज बरसात हो रही है, गरजते बादलों के साथ साथ बिजली भी गिर रही है। अभी तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी तेज आंधी चल रही है, देखकर लगता है जैसे तूफान आने वाला है बेटा। वही देख रहा हूँ पिताजी, हमारे गोदाम में पानी ना चला जाए, सब बर्बाद हो जाएगा। अचानक से गोदाम में बिजली गिर जाती है और पूरे खलिहान में आग लग जाती है। हे भगवान, गोदाम पर बिजली गिर गई है। बची हुई फसल में से कुछ हिस्सा ही इस गोदाम में ही था। कम से कम छोटे गोदाम में रखा अनाज नष्ट होने से बच जाए। प्रकृति कब कैसे बदल जाए हमें नहीं पता चलता। हमारी किस्मत में जो रहेगा वो रहेगा। तुम बाहर मत निकलना, बिजली गिर रही है बाहर। उसी रात की बात है। भारी वर्षा की वजह से
छोटे खलिहान में रखा अनाज भी पूरी तरह से भीग गया। इससे सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गया। इतनी मेहनत और लगन से उगाया अनाज आज मिट्टी में मिल जाएगा। सोचा था इस बरस पिछली बरस से ज्यादा मुनाफा होगा, पर अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा पिताजी। बेटा, जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है, तुम इसे अपने दिल पर मत लो। आगे कौन सी फसल डालनी है उसकी सोचो, पर ऐसे उदास हो जाओगे तो कैसे चलेगा, बताओ मुझे। सही कहा, हाथ लगी फसल बर्बाद हो गई, इससे दुख के अलावा और क्या मिलेगा। अगली बार कौन सी फसल डालनी है उसके लिए काम में लग जाता हूँ। अगली बार भी सिद्धार्थ ने अपनी मेहनत और लगन से फसल उगाई। फसल उसके हाथ भी लगी। पिताजी, इस बार भी फसल काफी अच्छी निकली है, अनाज बहुत बढ़िया निकल कर आया है। हाँ तो बेटा, उसे गोदाम में रख दो। 4 महीनों में अनाज पुराना हो जाएगा, तब हमें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। बस मैंने बिल्कुल वही सोचकर गोदाम में बोरियां रखवा दी है। और इस तरह से 4 महीने बीत गए। पिताजी, कितने दिन इंतजार कर लिया, पर अनाज की कीमत बढ़ ही नहीं रही है। इसके पीछे इन दलालों का ही हाथ है, वो किसी भी हालत में दाम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं पिताजी। अब अगर उनके कहे दाम पर फसल बेच दूं तो मुनाफा तो दूर की बात है, ऐसा लगता है कि हमारे खर्चे भी नहीं निकलेंगे पिताजी। हाँ बेटा, मैंने सोचा था कि इन दलालों की शिकायत मैं महाराज से कर दूं, पर ये बात महाराज तक पहुंचाते ही नहीं है। उसकी कीमत वो खुद ही तय कर देते हैं। जो कीमत वो तय करते हैं उसी कीमत में हम किसानों को वो फसल बेचनी होती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है बेटा, हमें बेचनी होगी। एक दिन की बात है, वरद का मित्र पंकज शास्त्री उसके घर आया। वो राजा के दरबार में लगान वसूलने का काम करता था। वरद ने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। वरद, इस बार मुझे तंग करके रखा है इन सब लोगों ने। इनमें से कोई भी समय पर लगान जमा नहीं करवाता। सोचता हूँ कि सुबह आकर शाम तक काम निपटा कर चला जाऊंगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आज रात क्या हम दोनों यहाँ रुक जाएं? अरे बताइए, इसमें कौन सी नई बात है शास्त्री जी। आप और आपका सहायक मेरे लिए नए थोड़ी हो। एक दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम दिल के बहुत अच्छे हो वरदा। अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारे खेत का सारा काम अब तुम्हारा बेटा संभाल रहा है। हाँ, वो ठहरा एक अच्छा पढ़ा लिखा। मैंने उसे मना किया पर वो माना ही नहीं। मैंने सोचा कि राज दरबार में कोई नौकरी मिल जाती तो ये अच्छा होता, पर क्या करें, वो तो यही रहना चाहता है। कैसी बात कर रहे हो वरद, मैं हूँ ना, है ना? एक बार उसे बुलाओ तो सही, मैं बात करता हूँ। अभी तो वो खेत में पानी छोड़ने के लिए गया हुआ है। अब तो वो कल सुबह ही आएगा। सुबह जैसे ही आएगा तो मैं मिलवा दूंगा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल मेरे बेटा जैसा है। एक ही बात है, मैं उसे राज दरबार में नौकरी दिलवाऊंगा, जबान दे रहा हूँ। मैं सवेरे होते ही निकल जाऊंगा। तुम अपने बेटे से कह देना कि मुझसे आकर मिल ले। उस रात पंकज शास्त्री भोजन करके वहीं आराम करने लगा और सवेरे होते ही वहाँ से चला गया। रास्ते में उसके सहायक ने कहा, सेठ जी, आप अचानक से इतने ईमानदार कैसे हो गए? आप तो इतने बड़े पद पर हो। आपने उस वृद्ध के बेटे को राज दरबार में नौकरी लगाने का वादा कर दिया। कोई ये छोटी बात नहीं है सेठ जी। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो उसे राज दरबार में नौकरी दिलवाऊंगा। उनकी हैसियत क्या है मैं जानता हूँ। हम कहीं बाहर रहते तो बाहर ठहरना सही नहीं होता और पैसा भी लग जाता, इसीलिए वर्द के यहाँ शरण ले ली। इससे हम लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई और दूसरा हमारे पैसे भी नहीं लगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अचानक आप इतने भले कैसे हो गए सेठ जी। बकवास बंद करो और जल्दी चलो। दोपहर के खाने से पहले हमें घर पहुँचना है, नहीं तो बाहर पैसे देके हमें खाना खाना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन गांव के चौराहे पर ढोल पीट कर सूचना दी जा रही थी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों के लिए विशेष सूचना। महाराज किसी भी पढ़े लिखे 25 साल की आयु से कम एक युवा को अपने दरबार में सलाहकार के पद के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। जो भी इस पद के लिए अपने आप को लायक समझता है तो वो आने वाली पूनम को राज दरबार में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ जाए। वरद ने जैसे ये सूचना सुनी उसने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, तुम जैसे होशियार लड़के की राज दरबार में जरूरत है। पूनम की रात के बाद तुम्हें राज दरबार में जाना चाहिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा बेटा। नहीं पिताजी, मैं यहीं गांव में
आपके साथ रहकर खेत संभालना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो बेटा, अब तो मेरी सेहत भी ठीक है और उसके बाद खेत में मेरा हाथ बटाने के लिए सीताराम तो है ही। तुम यहाँ रहो या ना रहो, काम तो चलने वाला है। आप चाहे कितना भी कह लें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? देखा ना यहाँ के आखिर क्या हालात चल रहे हैं। ये दलाल हम किसानों की कीमत भी अच्छी नहीं देते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, महाराज के पास तुम जैसा कोई ईमानदार रहेगा तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। इससे तुम हम जैसे किसानों को न्याय भी दिलवा सकते हो और इससे तुम्हारी पढ़ाई भी काम आ सकती है बेटा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन मुझे डर है कि मेरे गांव से जाते ही आप खेत के काम में खुद को उलझाकर अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे पिताजी। अगर बेटा मैं सच कहूँ तो इस तरह घर पर रहने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ी बहुत खेतों में सैर करके आऊँ और इससे मेरी सेहत एकदम ठीक रहेगी। और तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, कल सुबह जल्दी निकलना ताकि तुम समय पर वहाँ राजमहल पहुँच पाओ। वहाँ मेरा एक दोस्त मिलेगा, तुम्हें वहाँ क्या काम करना है, कहाँ रहना, वो सब कुछ समझा देगा। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो बेटा। तुम क्यों यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो? इस तरह सिद्धार्थ पिता का कहना मानकर अगले दिन राजमहल जाने के लिए निकला और पंकज शास्त्री के घर गया। अच्छा, तो तुम ही हो वर्द के बेटे? सुना है खूब पढ़े लिखे हो, किस काम से आए हो यहाँ? जी, महाराज को अपने लिए एक सलाहकार की जरूरत है, ऐसा ऐलान किया है। उसी नौकरी के लिए अपना नाम दर्ज कराने आया हूँ। पिताजी ने कहा कि मैं आपसे मिल लूँ। अच्छा, तो महाराज के सलाहकार के पद के लिए आए हो यहाँ? ये सही है बेटा। तुमने क्या इसे गांव में खेती करने जितना आसान समझ लिया है? कोई भी मुंह उठाकर चला आता है कि राजमहल में नौकरी कर लेगा। ये तो रोज का खेल हो गया, ये नहीं हो सकता है। उल्टे पांव वापस जाओ। पर आप ही ने तो पिताजी से कहा था कि आप मेरी नौकरी लगवा देंगे। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, भोजन करने के बाद भावनों में बेकर कह दिया होगा और क्या। पर उसे सच मानकर उसने तुम्हें यहाँ तक भेज दिया। तुम्हारे घर जाकर ही गलती कर दी। देखो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। लाचार होकर सिद्धार्थ वहाँ से वापस जाने के लिए निकला तो रास्ते में शास्त्री जी के यहाँ काम करने वाले नरेश ने रोका। सुनो सिद्धार्थ जी, मेरा नाम नरेश है और मैं पंकज शास्त्री के साथ काम करता हूँ। शास्त्री जी को तो यहाँ आए खाने अन्न का भी मोल नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। आप यहाँ महाराज के सलाहकार के पद के लिए आए हो ना, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप सीधे मंत्री जी से जाकर मिल सकते हो, पर शास्त्री जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं भी वही सोच रहा था नरेश जी, पर उस प्रतियोगिता के लिए 2 दिन का समय है ना, मैं तभी आता हूँ। 2 दिन बाद सिद्धार्थ वापस आया और राजमहल आकर मंत्री से मिला। तब मंत्री ने कहा, आज यहाँ उपस्थित सभी नौजवान सुशिक्षित हैं। आप जिस नौकरी को पाने के लिए यहाँ आए हैं उसके लिए यहाँ कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। जो भी उनमें से विजयी होगा उसी को महाराज के सलाहकार के पद के लिए चुना जाएगा। क्या आप सब तैयार हो? सबसे पहले यहाँ रखे पत्थरों को तुम में से जो कोई भी सामने वाले पेड़ के पास जाकर रख पाएगा वो उस श्रेणी का विजेता होगा। सभी युवक उस पत्थर को ढोकर उस पहाड़ तक ले जाने का प्रयास करने लग गए। बाप रे, ये कितना भारी पत्थर है, इसे उठाना मेरे बस की बात नहीं है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। ये पत्थर तो वाकई में बहुत भारी है। इसे ऐसे उठाकर सीधे वहाँ पर ले जाना बिल्कुल ना के बराबर है। कोई तो और रास्ता सोचना ही होगा। क्या सोच रहे हो तुम? यह प्रतियोगिता जानबूझकर रखी गई है। इसमें हमारा विजय होना तो असंभव है। इसके लिए तो इन्होंने पहले से चुन के रखा है सलाहकार के लिए। ये नाटक तो इन लोगों ने बस ऐसे ही चला रखा है। वरना देखो ना इस पत्थर को, कितना भारी है, कोई नहीं उठा सकता इसे। हम लोग चलते हैं यहाँ से। इसका कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, वरना ये ऐसी प्रतियोगिता नहीं रखते। ध्यान से सोचें तो जरूर कोई उपाय मिल जाएगा इसका। सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा, फिर उसने हाथ में छोटा सा पत्थर लिया। उसके बाद एक छुरी से उस पत्थर पर छेद करने लगा और उस पत्थर को छीलने लग गया। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो भाई? इस पत्थर के टुकड़े करके इसे वहाँ ले जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
कुछ देर बाद देखा तो सिद्धार्थ ने उसे छीलकर गोल आकार में गेंद जैसा बना दिया। उस पत्थर को धीरे से धकेलते हुए सिद्धार्थ उस पेड़ तक पहुंच गया। सभी लोग उसे देखते रह गए। बहुत बढ़िया युवा, मुझे तो लगा था कि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, पर तुमने चतुराई दिखाई। उस पत्थर को एक आकार दिया और उसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया। पहली प्रतियोगिता में सिद्धार्थ को विजय घोषित कर रहा हूं। तो अब बारी है दूसरी प्रतियोगिता की। अब आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और आप सबको पड़ोस के जंगल में ले जाया जाएगा। आप लोगों में से जो रास्ता ढूंढकर महल पहले वापस लौटेगा वो इस प्रतियोगिता को विजयी कर लेगा। और फिर उसके बाद उन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अरण्य में ले जाने के बाद उन सभी लोगों की आंखों की पट्टी को निकाल दिया गया। फिर मंत्री ने कहा, देखो, ये एक घना जंगल है। यहाँ से तुम्हें राजमहल पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। तो नियम के अनुसार तुम में से जो भी सबसे पहले राजमहल पहुँचेगा उसे मैं विजय घोषित कर दूंगा। ये कहते ही सभी लोग अलग अलग दिशा में चलने लगे। सिद्धार्थ भी एक दिशा में आगे चलने लगा बिना किसी की प्रतीक्षा किए। ये क्या, कितनी भी दूर जाऊं महल का कोई अता पता नहीं। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। इस तरह तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं महल की ओर जा रहा हूँ या नहीं। अब कौन जाने कि ये रास्ता राजमहल की ओर जा भी रहा है या नहीं। उस रास्ते में कुछ देर चलने के बाद सिद्धार्थ को एक अच्छा सा उपाय सूझा। हाँ, मुझे यहाँ पहले सबसे ऊंचे पेड़ को खोजना होगा जिस पर चढ़कर मैं ये पता लगा पाऊंगा कि राजमहल किस ओर है और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अरे, यही सबसे ऊंचा पेड़ लग रहा है मुझे। सिद्धार्थ ने उस वृक्ष पे चढ़कर देख लिया कि राजमहल किस तरफ है। पता चलते ही वो राजमहल की दिशा में आगे बढ़ा और सबसे पहले वहाँ पहुँच गया। मंत्री उसे देखकर बहुत खुश हो गए। आश्चर्य की बात है कि दोनों प्रतियोगिताओं की विजेता एक ही है। ये युवक तो बड़ा ही होशियार है। महाराज का सलाहकार किसी ऐसे बुद्धिमान को ही होना चाहिए। अब और किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है महाराज। सिद्धार्थ को महाराज के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस तरह जब सिद्धार्थ का चयन राजा के सलाहकार के रूप में हुआ, तब महाराज ने उसे एक एकांत कमरे में बुलाया और कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें मेरे सलाहकार के रूप में क्यों नियुक्त किया गया है? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम जैसे होशियार युवा की सोच हमसे कई ज्यादा तेज होती है। हम नई पीढ़ी से जुड़े रहेंगे। अब बताओ, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे प्रजा बहुत खुश हो? क्या करें कि हम उन्हें और अच्छी तरह से जान सकें? महाराज, किसान देश की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, पर आज वो किसान बहुत कष्ट में है महाराज। बड़ी मेहनत के बाद जब फसल हाथ लगती है तो तूफान, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनका सारा अनाज नष्ट हो जाता है महाराज। और कभी ऐसा ना हो तो फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती। दलाल किसानों का फायदा होने ही नहीं देते। किसानों से अधिक लाभ तो ये दलाल उठाते हैं महाराज। बरसात या तपती धूप की परवाह ना करके मेहनत करने वाले किसान के लिए मुनाफा तो दूर लागत भी नहीं निकल पाती है महाराज। राज्य में इतना कुछ हो रहा है और मुझे इस बात की अब तक भनक तक नहीं पड़ी। अब बताओ, इसका क्या हल हो सकता है? महाराज, सबसे पहले इन दलालों को हटा दीजिए। किसानों से अनाज हम खुद ले लेंगे और उन्हें उसकी सही कीमत देंगे, और वो सबके लिए सही रहेगा। कभी हमारे राज्य में अनाज जरूरत से अधिक उग जाए तो हम उसे अच्छे मुनाफे के साथ पड़ोस राज्य में बेच सकते हैं महाराज, जिससे राज खजाना भी भरा रहेगा। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बढ़िया। मुझे तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी लगी। महाराज, भारी वर्षा या तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसान के नुकसान को अगर हम कुछ हद तक भरपाई कर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे महाराज। देखो सिद्धार्थ, तुम जैसा कह रहे हो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। किसान की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस तरह सिद्धार्थ ने महाराज को एक अनमोल सलाह दी। जितना उससे हो पाया उनकी सहायता की। शास्त्री जी अपने किए पर काफी शर्मिंदा थे।